नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन टाइटल पर डिस्कशन करने के लिए। और डिस्कशन क्यों जरूरी है मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि इस विषय के ऊपर बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। और विशेष रूप से वो विद्यार्थी जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, वो इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्यों सुनिएगा, मैं आपको थोड़े से कारण दे देता हूं। क्योंकि आपको इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में तो खबर अब तक कहीं ना कहीं मिली गई होगी, नहीं भी मिली तो वो हम दे देंगे कि इकोनॉमी ने कैसे ग्रो किया है। बट जो सबसे यथार्थ प्रश्न आज के सेशन के लिए आपके पास होना चाहिए वो क्या है कि इंडिया की ग्रोथ होना हमारी चॉइस है, हमारी चांस है, हमारी मजबूरी है। मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में एक ऐसा पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा कि जिस विषय पर हम लोग बड़ी जश्न मनाने की तैयारी में, सेशन का सेशन हमने लिया ही ऐसे है कि दुनिया चौंक गई है हमारी ग्रोथ से। लेकिन आपको उस चौंकने की खबर के साथ साथ मैं कुछ बिंदु कवर करूंगा। पहले मैं कवर करूंगा इसके अंदर हिंदू ग्रोथ रेट के बारे में, जो कि पहले रघुराम राजन जी के द्वारा पॉइंट रेज किया गया था। नंबर दूसरा पॉइंट हम कवर करेंगे कि इंडिया ने जो ग्रोथ किया है वो दुनिया में परफॉर्मेंस के रूप में कैसा है। तो हम आपको पिछले 3 साल जो कोरोना से पहले थे और कोरोना के बाद के 3-3 सालों का कंपैरिजन बताएंगे कि इंडिया ने किस प्रकार से ग्रोथ करके सरप्राइज किया है। लेकिन आपको अंत में सच्चाई से साक्षात्कार भी कराएंगे, जिसमें आपको यह बताएंगे कि केवल नंबर्स देखकर खुश मत होइए, यह नंबर गेम है और इस नंबर गेम में उलझकर हम राजी तो बहुत हो रहे हैं, हमारी जेब में एक भी रोकड़ा नहीं आ रहा है। जिस देश को देखकर हम खुश हो रहे हैं ना कि हम यूके को कब का क्रॉस कर दिए, जर्मनी को उछालकर हम निपटा देंगे, मैं आपको पहले ही बता दूं कि उन जैसा बनने में अगर वो लोग ग्रोथ करना बंद कर दे, नेगेटिव तो छोड़िए, वो अगर ग्रो करना बंद कर दे तो उन जैसा बनने में हमें 15 से 20 साल का समय लगेगा। यह सत्य भी आज आपको इस सेशन में पता होना चाहिए। तो आज के सेशन में बहुत कुछ है, बजाय इस बायसनेस के साथ देखने के कि आप बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं, आप कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं, आप समझदार की तरह, अर्थशास्त्र की तरह समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है, वैश्विक मंदी के बीच में भारत की आर्थिक वृद्धि से चौंकी दुनिया। दुनिया एकदम चौंक गई है। बहुत बढ़िया साहब, चौंक गई है। खबरें आ गई कि इंडियन इकोनॉमी ने गजब ग्रोथ किया है। बाय द वे, अगर हम एक साल को इस प्रकार से 4 भागों में बांट दें, 4 भागों में 1 2 3 4 1 2 3 4, तो होता क्या है ना जी कि मार्च के आधार पर डिसाइड किया जाता है। मार्च से डिसाइड किया जाता है कि मतलब जैसे अप्रैल मई जून 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे करके 3-3 महीने का क्वार्टर बनाया जाता है। क्वार्टर बनाया जाता है से मतलब समझ में आ गया, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, 3-3 महीने का क्वार्टर होता है जो कि पूरे एक पाई का निर्माण करता है। क्लियर है? अच्छा, अब होता यह है ना, जब भी किसी देश की ग्रोथ प्रेडिक्ट की जाती है तो उसको 4 भागों में पहले ही बांट लिया जाता है, क्वार्टर वाइज, कि भाई इस तिमाही में कितना है, इस तिमाही में कितना है, इस तिमाही में। तो एक साल में 12 महीने तो 4 तिमाही, 4 तिमाही का औसत जो मार्च तक का था, अभी हम जून में एंट्री कर चुके हैं, 31 मार्च तक का जो भी एवरेज था वो डेटा अभी आउट हुआ है डेटा। तो वो कितना रहा है? 7.2% रहा है। अच्छा, इस बात में भी मैं एक जानकारी आपको अतिरिक्त रूप से दे दूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे क्या कहा, 3-3 महीने का जिक्र होता है ना। तो अभी जैसे देखो, ये पूरा की पूरा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 यानी कि 23 के मार्च तक का डेटा आपके पास आ चुका है। मार्च का आ चुका है, कब आया है? जब तारीख चल रही है 1 जून के आसपास, यानी मार्च का डेटा आया है आपके पास में। पूरा अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, तब जाके जून में आया है। किसने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो हमारी सांख्यिकी मंत्रालय है, उसके द्वारा डेटा दिया गया पूरे साल का। ये आप ऐसे समझिए, जैसे आप लोग अगर किसी भी उसमें परीक्षा में हो तो आपको परीक्षा में होने पर आपके साथ में वो होता है ना, सेमेस्टर सिस्टम होता है कि भाई 6 महीने का रिजल्ट ये था, अगले 6 महीने का रिजल्ट ये था, फिर ओवरऑल आपकी परसेंटेज डिक्लेयर की जाती है। वैसे ही इकोनॉमी में क्वार्टर के हिसाब से सब मिलाकर एक बार में साल का रिजल्ट निकाला गया है ना। अपने सेमेस्टर होते हैं, ऐसे यहां ट्राइमेस्टर होते हैं, और उसके आधार पर यहां पर क्वार्टरली पेमेंट को एक साथ जोड़ करके कि देश ने इस तरह से ग्रोथ किया है। और आसान भाषा में यह कहूं कि किसकी ग्रोथ को देखा जा रहा है, तो जीडीपी की ग्रोथ को देखा जा रहा है। जीडीपी है क्या? मान लीजिए ये पूरा एक देश है, इस देश के अंदर यहां पर आप और हम सब निवास करते हैं। इस देश के अंदर रहने वाले लोगों ने एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जितनी वस्तुओं का यानी गुड्स का और सेवाओं का निर्माण किया, वो निर्माण की वैल्यू नापने का तरीका क्या है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो कितना हमने गुड्स यानी सामान पैदा किया, कितनी हमने सर्विसेज पैदा की, उसके आधार पर हम लोग जीडीपी का आकलन करते हैं। अब इस जीडीपी के आकलन में ग्रोथ कैसे देखी जाती है? तो स्वाभाविक सी बात है, ग्रोथ 2 प्रकार की है, रियल और नॉमिनल। इसमें क्या होता है, महंगाई दर को साझा कर दो तो ये जुड़ करके बनकर आती है नॉमिनल, और उसको हटा दो तो बनकर आती है रियल। अच्छा, ऐसी स्थिति में भारत ने जीडीपी के अंदर एक जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की, 7.2%। खुश होने की बात इसलिए है कि दुनिया में जहां वैश्विक मंदी की आहट है, जर्मनी जैसा देश जो हमसे ऊपर की इकोनॉमी है, वो माइनस में ग्रो कर रहा है। तो हमारे लिए ये शुक्र है कि वो माइनस में आ रहा है, हम प्लस में जा रहे हैं। संभव है कि हम आने वाले साल के अंत तक जर्मनी को हटा करके चौथे पायदान से, दुनिया की इकोनॉमी से हम चौथी इकोनॉमी बन जाएंगे। और इसी बात का सब जगह ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि देखो इंडिया आ रहा है, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा। 4 टॉप इकोनॉमी में अब कोई यूरोपियन देश नहीं बचेगा, जैसे ही इंडिया उसे क्रॉस कर देगा। ये खुशी की बात है, सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। इस अच्छे लगे हुए तर्क में ये तथ्य जो आप देखते हैं, ये निश्चित ही असर डालते हैं। अच्छा, ये तो पहली आपने खबर सुन ली। तो खबर क्या है? साल भर के 4 क्वार्टर का डेटा अब जाकर आया है, लेकिन हर क्वार्टर का यही हाल है। मान लीजिए कि मार्च का जून में डेटा आया है, तो मार्च में किसका आया होगा? तो जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का डेटा था ना, वो मार्च में आया होगा। अच्छा, मार्च में जब वो आया था
तब एक चीज बड़ी वायरल हुई थी, क्या? रघुराम राजन जी के द्वारा इंटरव्यू दिया गया था। किनको दिया गया था? राहुल गांधी जी को। आपस में बैठकर राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा पर थे तब एक इंटेलेक्चुअल संवाद हुआ था। रघुराम राजन जी जो पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं, अमेरिकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं फिलहाल, तो वो बढ़िया से एक इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू में कहते हैं कि देखा इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, क्योंकि उन्होंने कमेंट किस बात पर किया था? इंडिया की क्वार्टरली ग्रोथ पर। क्वार्टरली मतलब एक साल के अंदर 4 क्वार्टर अगर हैं, उनमें से एक क्वार्टर को देखकर, क्योंकि उसकी ग्रोथ रेट रही थी हमारी उस क्वार्टर की 4.4%, उस पर उन्होंने देखकर कहा कि इंडिया की ग्रोथ तो हिंदू ग्रोथ रेट के अराउंड है, जो कि डेंजरस है। डेंजरस मतलब जिस दर से आबादी बढ़ती है उस दर से इनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, तो मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है साहब। अब चूंकि ये आंकड़ों ने सारी चीजें पलट दी हैं, पलटते ही क्या हुआ कि दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च, इन 3 का जो रिजल्ट रहा वो जो प्रेडिक्टेड था उससे ऊपर निकल कर आ गया। ओवरऑल की वैल्यू 7.2% आ गई। इससे अचानक मार्केट में राजनीति आ गई। राजनीति किस बात की आई? कि रघुराम राजन ने देश को डिमोरलाइज करने का काम किया था। साल भर के आंकड़े उठाकर देख लो, रघुराम राजन गलत थे। रघुराम राजन ने अर्थशास्त्र के नाम पर जो ज्ञान दिया था वो केवल एक एजेंडा था, एक प्रोपेगेंडा था और कुछ नहीं था। इस बात की व्याख्या आपको और हो जाएगी। तभी तो आप यहां देखते हैं कि बीजेपी जो है वो इस समय रघुराम राजन, क्योंकि रघुराम राजन कांग्रेस के टाइम पर गवर्नर रहे थे, आरबीआई गवर्नर, और वही राहुल गांधी जी को ज्ञान दे रहे थे बैठ करके मीटिंग में, तो यहां पर उनको बीजेपी ने बढ़िया से स्लैम किया, निंदा कर दी कि देखिए आप लोगों की जो एक्सपर्ट एडवाइस थी वो कुछ काम की नहीं थी, फर्जी निकली आपकी एडवाइस। क्योंकि 5 मार्च 2023 में फिर से याद दिला दूं, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है ना, उन 3 महीनों का जो क्वार्टरली रिजल्ट था वो इनके समय आया था। कितना आया था? 4.4% के अराउंड आया था। तो इन्होंने क्या कहा था उस समय पर? इन्होंने कहा था कि इंडिया की ग्रोथ रेट बिल्कुल हिंदू ग्रोथ रेट के आसपास है, दैट इज डेंजरसली क्लोज टू हिंदू ग्रोथ रेट। इंडिया जब 1991 से पहले जब एलपीजी रिफॉर्म नहीं आए थे तो इसी रेट पर आसपास इंडिया की जनसंख्या ग्रो करती थी और इसी पर हम लोग इकोनॉमी में ग्रो करते थे। तो इसको हिंदू ग्रोथ रेट के नाम से बोला गया था एक दिल्ली के प्रोफेसर के द्वारा। एनीवे, तो फिलहाल के लिए रघुराम राजन जी ट्रोल हो गए। अब बड़ा सवाल यह बचता है, रघुराम राजन जी को ट्रोल करने से हम सब खुश हो गए, हमें मनोरंजन मिल गया? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अब आपको मैं एक सच्चाई का साक्षात्कार कराता हूं। अगर आपको यह आर्टिकल पढ़ना है तो इंडियन एक्सप्रेस ने एक बेहतरीन आर्टिकल दिया है, उसकी व्याख्या भी मैं करूंगा। उसमें उन्होंने यह व्याख्या दी है कि व्हाई इंडिया हैज नो चॉइस बट टू ग्रो फास्टर देन अदर कंट्रीज। हम जिस बात की खुशी मना रहे हैं कि बधाई हो इंडिया आगे निकल गया, इस खुशी को सेलिब्रेट मत करो। क्यों मत करो? हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। जैसे किसी के पास होता है, बहुत बढ़िया, अच्छा किया बेटा तुमने, अगली बार मान लीजिए फेल हो गए, कोई बात नहीं बेटा, तुमने कल बहुत अच्छा किया था। इंडिया के पास कोई चॉइस ही नहीं है, नन अदर देन इट, कि हम ग्रो करें। अब आप पूछेंगे सर ऐसी भी क्या हम आईसीयू की स्थिति में हैं क्या? जी हां, आज के सेशन में आपको यह पता चलेगा कि आप कितनी बड़ी आईसीयू में एडमिट हैं और आपको किस रेट पर ग्रो करना पड़ेगा, तब जाकर के। अगर देश 15% की रेट पर ग्रो करे ना, कितनी पे? 15% की रेट पर ग्रो करे, अभी हम 7.2 पर ग्रो कर रहे हैं, 15% की रेट पर ग्रो करे और बाकी देश ग्रो करना बंद कर दें, तो भी हमें यूके जैसा बनने में 21 साल लग जाएंगे। अभी एक्सप्लेनिंग पढ़ाऊंगा मैं आपको। 15 से 20 साल तो आपको किसी भी डेवलप इकोनॉमी को पढ़ने में पहुंचने लगेंगे। तभी तो